हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टर्निंग पॉइंट क्लासेस, जहां पर हम बच्चों क्लास 12 के 2024 से 25 के सेशन को कवर कर रहे हैं, जिसमें हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स के एक एक चैप्टर को बच्चों इन डिटेल पढ़ने वाले हैं। जहां हमने स्टार्ट किया था चैप्टर फर्स्ट को, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, और इस चैप्टर में बच्चों हमने 3 लेक्चर को कंप्लीट किया है। इन तीनों लेक्चर के बारे में बच्चों हमने पूरी डिटेल में चीजों को क्या कर लिया है, पढ़ लिया है। आज हम लोग लेक्चर 4 करने वाले हैं बच्चों, जहां हम लोग आगे की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। आप सारे बच्चों से एक चीज का रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं वो क्या करें, पहले के लेक्चर को देख ले, तब इस लेक्चर में क्या करें बच्चों, अटेंड करें। क्योंकि बच्चों पहले का लेक्चर का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। उन बच्चों को ज्यादा बेटर समझ में आएगा जो क्या किए हैं, इससे पहले के लेक्चर को क्या कर लिए बच्चों, अटेंड कर लिए। तो आज होने वाला है लेक्चर 4, जहां वीडियो के एंड में बच्चों हम लोग बहुत अच्छे अच्छे टाइप के न्यूमेरिकल को देखने वाले हैं। तो क्लास में बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था बच्चों, वो पढ़ा था आवेश का क्वांटीकरण। क्या पढ़ा था बच्चों? आवेश का क्वांटीकरण, जिसमें हमने किसी वस्तु को आवेशित करने के लिए हमने बताया था बच्चों कि या तो उस वस्तु पर या तो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं या उस वस्तु से बच्चों इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन या तो दे सकते हैं या तो उस वस्तु से इलेक्ट्रॉन को बच्चों क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉन को देने और निकालने पे वस्तु पे जो बच्चों आवेश आता है, उस आवेश का फॉर्मूला था Q इज इक्वल टू प्लस माइनस N इंटू E। क्या था बच्चों? Q इज इक्वल टू प्लस माइनस N इंटू E। यहाँ पे बच्चों हमने लास्ट क्लास को डिस्कस किया था और इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल को किए थे। आज के क्लास में बच्चों इससे आगे बढ़ेंगे, जहां हम देखेंगे कि यदि किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो क्या उसके द्रव्यमान में भी परिवर्तन होता है। अगर हम वस्तु को आवेशित कर रहे हैं तो क्या वस्तु के द्रव्यमान में भी परिवर्तन आता है। आज के क्लास में बच्चों वो सीखेंगे। चलिए ध्यान देते हैं और इससे बेस्ड एक न्यूमेरिकल को भी देखेंगे। सबसे पहले बच्चों ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज का ध्यान रखेंगे और ध्यान से फोकस होइएगा सारे बच्चे। मान लिया जाए बच्चों कि हमारे पास एक m द्रव्यमान की वस्तु है, जो कि क्या है बच्चों, आपका उदासीन है। ठीक है, और इस वस्तु को आवेशित करना है। इस वस्तु को क्या करना है बच्चों, आवेशित। अब आवेशित करने के बच्चों दो तरीके से हम इस वस्तु को क्या कर सकते हैं, आवेशित कर सकते हैं। दो तरीके से इस वस्तु को बच्चों क्या कर सकते हैं, आवेशित कर सकते हैं। एक तरीका क्या है, एक तरीका है इससे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, ये क्या कर सकता है, एक तरीका क्या है वस्तु को आवेशित करने का, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके। दूसरा तरीका क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन का त्याग करके। एक तरीका है बच्चों इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करके और दूसरा तरीका क्या है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करके। अब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने पर और इलेक्ट्रॉन के त्याग करने पर बच्चों क्या होता है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले ध्यान में ये रखना है बच्चों कि एक इलेक्ट्रॉन पे जो द्रव्यमान होता है वो होता है 9.1 इंटू 10 पे पावर माइनस 31 kg। हालांकि बहुत कम द्रव्यमान है, 9.1 इंटू 10 पे पावर माइनस 31 kg।
ये किसकी वैल्यू है? ये एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की वैल्यू है। ये सब आपको याद होना चाहिए, ये डाटा याद होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है बच्चों? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। अब समझने वाली बात ये बच्चों, पहले इस कंडीशन में देखते हैं, जब ये वस्तु उदासीन था, जब वस्तु ये उदासीन था तो इसका द्रव्यमान क्या था? m। अब जरा सोचिए, इसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन का ग्रहण। इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने से, इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने से इस वस्तु पे कैसा आवेश आएगा बच्चों? तो हमें पता है कि यदि वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है तो उस पे कैसा आवेश आता है? ऋणावेश। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर वस्तु पे कैसा आवेश आता है? ऋणावेश, नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, आवेश का तो नेचर पता चल गया कि वस्तु क्या हो गए? ऋणावेशित हो गए, लेकिन क्या इसके द्रव्यमान में भी परिवर्तन होगा? क्या वस्तु का द्रव्यमान में परिवर्तन होगा? सोचिए, द्रव्यमान में परिवर्तन होगा। आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? हाँ, होगा, क्योंकि बच्चों एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। अब इस पे एक इलेक्ट्रॉन आके गिरेगा, ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है बच्चों, तो मान लिया जाए इसने एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, तो इस पे जो आपका द्रव्यमान बढ़ेगा वो एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये मार्कर का द्रव्यमान m है और इस पे ये वस्तु आके गिर रहा है, या ये वस्तु को इसने ग्रहण कर रहा है, तो इस वस्तु के द्रव्यमान के बराबर इसका द्रव्यमान बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? ठीक उसी प्रकार बच्चों m द्रव्यमान की वस्तु थी, इन्होंने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना स्टार्ट किया बच्चों, तो एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या हो जाएगा बच्चों? बढ़ जाएगा। अगर ये वस्तु दो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता तो दो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या हो जाता बच्चों? बढ़ जाता। अगर ये वस्तु दो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता तो दो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या हो जाता? बढ़ जाता। अगर ये वस्तु तीन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता तो तीन इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या हो जाता बच्चों? बढ़ जाता। इस तरह से अगर वस्तु n इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता बच्चों, तो n इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या हो जाता? बढ़ जाता। और अब इसका द्रव्यमान m ना होकर, अब इसका द्रव्यमान m ना होकर बच्चों क्या हो गया है? m डैश। m ना होकर क्या हो गया? m डैश। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने से आवेश तो आ गया नेगेटिव, लेकिन द्रव्यमान क्या हो गया बच्चों? बढ़ चुका है। द्रव्यमान क्या हो चुका है? बढ़ चुका है। अब सोचिए, ये m द्रव्यमान की वस्तु इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है? त्याग। अगर कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है बच्चों, अगर कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है तो उस पे जो आवेश आएगा वो आवेश कैसा होगा बच्चों? धन आवेश। उस पे आवेश कैसा आएगा? धन आवेश। चार्ज क्या हो जाएगा बच्चों? पॉजिटिव। चार्ज क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। लेकिन क्या इसके द्रव्यमान में परिवर्तन होगा? हमारा क्वेश्चन ये है, क्या इस वस्तु के द्रव्यमान में परिवर्तन होगा? अगर कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है तो क्या उसके द्रव्यमान में परिवर्तन होगा? इलेक्ट्रॉन के त्याग करने पे आवेश तो धनावेश हो गई, ये हमें पता है। क्या ये वस्तु आपका इसके द्रव्यमान में भी परिवर्तन होगा? तो मान लिया जाए बच्चों कि ये मार्कर एक वस्तु है, इसने अपने एक कैप को क्या कर दिया? त्याग कर दिया। एक कैप को अपने से निकाल दिया। क्या कैप के निकालने से इसके द्रव्यमान में परिवर्तन होगा? तो आंसर क्या होगा? हाँ, होगा। क्या होगा? इसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा या घट जाएगा? तो इस बार कहेंगे कि इसके एक कैप को निकाल दिया गया है तो इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ठीक उसी प्रकार अगर एक इलेक्ट्रॉन को इस m द्रव्यमान की वस्तु से निकाला गया बच्चों, तो एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इसमें से क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अगर दो इलेक्ट्रॉन को निकालते बच्चों तो दो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या हो जाता? घट जाता। अगर इससे तीन इलेक्ट्रॉन को निकालते बच्चों तो तीन इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या हो जाता? घट जाता। इसी तरह अगर देखा जाए बच्चों तो n इलेक्ट्रॉन अगर निकाला जाए तो n इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या हो जाएगा? घट जाएगा। इसी तरह अगर n इलेक्ट्रॉन निकाला जाए तो इससे n इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या हो जाएगा बच्चों? घट जाएगा। इज इट क्लियर? तो
जब हम वस्तु को आवेशित करते हैं, ध्यान देने वाली बात है, जब हम वस्तु को आवेशित करते हैं तो इसके द्रव्यमान में परिवर्तन होता है, और इस परिवर्तित द्रव्यमान को हम लोग क्या से नोटेशन देते हैं बच्चों? डेल्टा एम। डेल्टा एम क्या है? द्रव्यमान में परिवर्तन। और डेल्टा एम बराबर होता है बच्चों प्लस माइनस एन इंटू एम ई, प्लस माइनस एन इंटू एम ई। तो यहाँ पे एक और फॉर्मूला आता है बच्चों कि अगर कोई वस्तु आवेशित होता है, अगर कोई वस्तु आवेशित होता है तो उसके द्रव्यमान में परिवर्तन होता है, और उस द्रव्यमान में परिवर्तन का फॉर्मूला होता है डेल्टा एम इज इक्वल टू प्लस माइनस एन इंटू एम। अब द्रव्यमान कब बढ़ेगा? जब वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, मतलब अगर कोई वस्तु ऋणावेशित होता है तो उसका द्रव्यमान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। द्रव्यमान कब घटेगा? जब वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, मतलब यदि कोई वस्तु धनावेशित होता है तो उसके द्रव्यमान में क्या होता है? परिवर्तन होता है, और उसका द्रव्यमान क्या हो जाता है बच्चों? घट जाता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जहां डेल्टा एम द्रव्यमान में परिवर्तन, द्रव्यमान में परिवर्तन, एन क्या है बच्चों? एन है स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन, जितना इलेक्ट्रॉन आपका स्थानांतरित हो रहा है, और एम इंटू ई क्या है बच्चों? एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक है बच्चों। एमई क्या है? एमई क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसके बराबर बच्चों? ये बराबर होता है 9.1 इंटू 10 पे पावर माइनस 31 kg। ठीक है, यहां तक आया समझ में? फटाफट नोट कर लीजिए, एक बार फ्रेम चेक कर रहे हैं, नोट कीजिए। हाँ ठीक है बच्चों, सब कुछ आ रहा है फ्रेम में, नोट कीजिए। ठीक है, अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रहे हैं, आप बताइए इनमें से कौन सही है। m इक्वल है m डैश के इक्वल है, और इसका द्रव्यमान क्या हो गया बच्चों? इसका द्रव्यमान हो गया, मान लेते हैं m डबल डैश। ठीक है, इज इक्वल टू m डबल डैश के, m लेस देन है m डैश के, ये लेस देन है m डबल डैश के, c m डैश ग्रेटर है m से, और ये आपका ग्रेटर है m डबल डैश से, और d नंबर है। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब 1 मिनट का टाइम लीजिए बच्चों, और सोच के कमेंट में बताइए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए कि ए बी सी में कौन सा ऑप्शन सही है। ए बी सी में कौन सा ऑप्शन सही है? सोच लिए? चलिए अब हम बताते हैं। अब इन तीनों वस्तु की बात करते हैं। एम क्या है हमारा बच्चों? एम है उदासीन वस्तु, इसका द्रव्यमान क्या है? एम। अब इसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने से इसका द्रव्यमान क्या हो गया? एम डैश। अब यहाँ पे उदासीन था, यहाँ इसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, जितना इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया होगा बच्चों, उतने इलेक्ट्रॉन से इसका द्रव्यमान क्या हो गया होगा? बढ़ गया होगा। तो एम डैश जो है वो एम से क्या है? बड़ा है। एम डैश जो है वो एम से क्या है? बड़ा है। फिर देखिए इन दोनों में देखिएगा, एम क्या है बच्चों? उदासीन वस्तु। एम क्या है? उदासीन वस्तु। एम डैश क्या क्या है? एम डैश तब आया है, एम डबल डैश तब हुआ है जब इसने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, और इलेक्ट्रॉन के त्याग करने से इसके द्रव्यमान क्या हो गया बच्चों? घट गया है। इसका द्रव्यमान क्या हो गया? घट गया है। तो यहाँ पे इन दोनों में कौन बड़ा होगा? एम। और यहाँ इन दोनों में कौन बड़ा है? एम डैश। और इन तीनों को अगर कंबाइन किया जाए बच्चों तो एम डैश बड़ा है किससे? एम से,
और m किससे भरा है बच्चों, m डबल डैश से। ठीक है, तो इस तरह से चेक कीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। आए बात समझ में बच्चों, कि जब भी हम किसी वस्तु को आवेशित करते हैं तो उसके द्रव्यमान में भी परिवर्तन होता है, और वो परिवर्तन कितना होता है, डेल्टा एम इज इक्वल टू एन इंटू एम ई, जहां डेल्टा एम है द्रव्यमान में परिवर्तन, एन है स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन, और एम ई क्या है बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। एम ई क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। फटाफट इसको नोट कर लीजिए, इस पे एक क्वेश्चन करेंगे बच्चों। हो गया, नोट हो गया, इरेज कर दे। चलिए, ध्यान दीजिएगा बच्चों। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं इस पे। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है, यहाँ क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं, जब एक पॉलीथीन के टुकड़े को ऊन से या ऊन के साथ रगड़ा जाता है तो पॉलीथीन पर 2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम का आवेश आ जाता है तो पॉलीथीन पर स्थानांतरित द्रव्यमान की मात्रा ज्ञात कीजिए। चलिए, ये क्वेश्चन है, एक बार पढ़ लीजिए सारे लोग खुद से। इस क्वेश्चन को सारे बच्चे पहले खुद से पढ़कर खुद से ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए खुद से बनाने का। क्या आप लोग से ये क्वेश्चन हो रहा है, खुद से ट्राई कीजिए। एक पॉलीथीन के टुकड़े को ऊन के साथ रगड़ा जाता है तो पॉलीथीन पर आवेश आ जाता है कितने का बच्चों, 2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम का। तो पॉलीथीन पर स्थानांतरित द्रव्यमान की मात्रा, कितना द्रव्यमान स्थानांतरित हुआ है बच्चों, ये बताना है। कितना द्रव्यमान स्थानांतरित हुआ है बच्चों, ये बताना है। ट्राई कीजिए, सारे बच्चे ट्राई कीजिए खुद से। सारे बच्चे खुद से ट्राई कीजिए। तो हमें डेल्टा एम निकालना है बच्चों। तो डेल्टा एम बराबर हमने क्या पढ़ा है, एन इंटू एम ई। एम ई तो हमें पता है, एम ई क्या है बच्चों, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। लेकिन क्या हमें एन की वैल्यू पता है क्या बच्चों, क्या हमें एन की वैल्यू पता है, नहीं पता है। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना होगा एन। एन कैसे निकालेंगे, एन कैसे निकालेंगे इसकी बात करते हैं। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था बच्चों कि Q इज इक्वल टू क्या होता है, एन इंटू ई। Q इज इक्वल टू क्या होता है, एन इंटू ई।
तो n बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, q अपॉन में e। n बराबर क्या हो जाएगा, q अपॉन में e। q की वैल्यू कितनी, 2 इंटू 10 पे पावर माइनस 7 और e की वैल्यू बच्चों 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19। तो n इज इक्वल टू पॉइंट रहेगा बच्चों ऊपर 0, 20 अपॉन में 16 इंटू 10 पे पावर माइनस 7 इंटू माइनस 19 है बच्चों, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 19। तो n इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको डिवाइड लगाइए 4 के टेबल में, 4 5 जा 20 और 4 4 जा 16, 5 अपॉन में 4, बेस सेम है बच्चों तो कितना हो जाएगा 10 पे पावर 12 और इसको डिवाइड लगाइएगा तो आ जाएगा 1.25 इंटू 10 पे पावर 12। ये आ गई किसकी वैल्यू बच्चों, n की वैल्यू। ये किसकी वैल्यू आ गई, n की। अब हम लोग डेल्टा m कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम लोग डेल्टा m कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि डेल्टा m इज इक्वल टू हमने क्या पढ़ा है, n इंटू एम ई। n कितना हो गया 1.25 इंटू 10 पे पावर 12 इंटू एम ई की वैल्यू क्या है बच्चों 9.1 इंटू 10 पे पावर माइनस 31 kg। चेक कीजिएगा 1.25 इंटू 9.1, बेस से में बच्चों पावर ऐड होगा, माइनस 31 में प्लस 12 जाएगा बच्चों, कितना बचेगा माइनस 19। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, जब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा 11.38 इंटू 10 पे पावर माइनस 19 kg। तो इतने द्रव्यमान का क्या हो गया बच्चों, स्थानांतरण हो गया। इतने द्रव्यमान का क्या हो चुका है, स्थानांतरण हो गया है। आ रहा बात समझ में, इतने द्रव्यमान का क्या हो गया है, स्थानांतरण हो गया है। तो ये था बच्चों इस पे रिलेटेड क्वेश्चन, जो हमने टॉपिक पढ़ा उससे रिलेटेड क्वेश्चन। फटाफट नोट कीजिए, नोट कीजिए फटाफट, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इरेज करें। चलिए एक और अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, उसको करते हैं। एक और अच्छा क्वेश्चन है, उसको करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन पे अच्छे से फोकस होगे। एक उदासीन गोला, एक उदासीन गोले पर प्रति सेकंड 10 पे पावर 12 अल्फा कण, 10 पे पावर 12 अल्फा कण, ब्रैकेट में लिख लेते हीलियम का नाभिक गिरते हैं, 10 पे पावर 12 अल्फा कण गिरते हैं, उस समय की गणना कीजिए, उस समय की गणना कीजिए जिसमें गोले पर 2 माइक्रोकुलम आवेश हो जाता है, 2 माइक्रोकुलम आवेश हो जाता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए बच्चों। ये क्वेश्चन भी काफी मजेदार क्वेश्चन है और यहाँ बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। यहाँ हमें बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। इस क्वेश्चन पे अच्छे से फोकस होगे।
स्टार्ट करें। ध्यान दीजिए बच्चों, एक उदासीन गोला है, मान लिया जाए हमारे पास एक उदासीन गोला है, ठीक है बच्चों। ये गोला है जो स्टार्टिंग में क्या है आपका, उदासीन। स्टार्टिंग में ये गोला कैसा है बच्चों, उदासीन, ठीक है। अब थोड़ा विचार कीजिए, बोला एक उदासीन गोले पर प्रति सेकंड 10 पे पावर 12 अल्फा कण गिरते हैं। इस उदासीन गोले पर हर एक सेकंड पे कितने अल्फा कण गिर रहे हैं, 10 पे पावर 12 अल्फा कण। अब यहाँ पे ट्विस्ट आ रहा है कि भैया ये अल्फा कण है ही क्या, पहले इसके बारे में बात कीजिए। सबसे पहले अल्फा कण को ही समझते कि ये अल्फा कण है क्या बच्चों, तभी आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले समझिए अल्फा कण क्या होता है। अल्फा कण होता है बच्चों हीलियम का नाभिक। अल्फा कण क्या होता है, हीलियम का नाभिक। याद रखना है अल्फा कण है क्या, हीलियम का नाभिक। इसका क्या मतलब है समझिए थोड़ा। हीलियम जिसकी परमाणु संख्या कितनी होती है बच्चों, 2। हीलियम जिसकी परमाणु संख्या क्या होती है, 2। और हीलियम का अगर हम स्ट्रक्चर देखें बच्चों, तो हीलियम का स्ट्रक्चर है ऐसा कुछ। इसके नाभिक में क्या होगे बच्चों, 2 प्रोटॉन। इसके नाभिक में क्या होगे, 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इसके ऑर्बिट में क्या कर रहा होगा, चक्कर लगा रहा होगा। जब हीलियम के परमाणु से बच्चों, जब हीलियम के परमाणु से इन इलेक्ट्रॉनों को क्या कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। हीलियम के परमाणु से इन इलेक्ट्रॉनों को निकाल दिया जाता है, तो हीलियम के अंदर केवल और केवल उसका क्या बचता है, नाभिक। हीलियम के अंदर क्या बचता है, केवल और केवल इसका नाभिक। और ये हीलियम का नाभिक आपका क्या बन जाता है बच्चों, अल्फा कण। ये हीलियम का नाभिक क्या बन जाता है, अल्फा कण। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि अल्फा कण है क्या। अल्फा कण है बच्चों हीलियम का नाभिक। जब हीलियम परमाणु से उसके 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लिया जाता है, तब जो आपका बचता है वो सिर्फ बचता है हीलियम का नाभिक। और इस हीलियम के नाभिक को हम लोग क्या कहते हैं, अल्फा कण, ठीक है। तो हीलियम के नाभिक की अगर हम बात करें बच्चों, ध्यान दीजिएगा, हीलियम की नाभिक की बात करें तो हीलियम के नाभिक में कितने प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन। तो अल्फा कण पर आवेश, अल्फा कण पर आवेश। अल्फा कण है क्या, हीलियम का नाभिक। और हीलियम के नाभिक में क्या मौजूद है बच्चों, 2 प्रोटॉन। हीलियम के नाभिक में क्या मौजूद है, 2 प्रोटॉन। तो एक प्रोटॉन पे आवेश कितना होता है बच्चों, 1.6 इंटू 10 पे पावर -19 कूलम। एक प्रोटॉन पे कितना आवेश, 1.6 इंटू 10 पे पावर -19 कूलम। तो कितना हो जाएगा बच्चों चार्ज, 3.2 इंटू 10 पे पावर -19 कूलम। तो अल्फा कण पर आवेश हमें पता चल गया कि अल्फा कण पे आवेश कितना होता है, 3.2 10 पे पावर -19 कूलम। अब इस उदासीन गोले पर कितना अल्फा कण गिर रहा है, 10 पे पावर 12। इस उदासीन गोले पे जो अल्फा कण गिर रहा है बच्चों, वो गिर रहा है 10 पे पावर 12। तो हमसे बोल रहा है क्वेश्चन, उस समय की गणना कीजिए जिसमें गोले पर 2 माइक्रोकूलम आवेश हो जाता है। उस समय का हमें गणना करना है बच्चों, जिस पर आवेश कितना कूलम हो जाता है, 2 माइक्रोकूलम। ध्यान दीजिएगा, माना कि समय ऐसे लिखते हैं, माना कि टी समय में उदासीन गोला पर आवेश 2 माइक्रोकूलम हो जाता है। 2 माइक्रोकूलम हो जाता है। कितने समय है बच्चों, टी समय में, ठीक है, टी समय में। अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ये भी कह रहा है कि उदासीन गोला पर प्रति सेकंड कितना अल्फा कण गिर रहा है बच्चों,
10 पे पावर 12, मतलब हर एक सेकंड में, हर एक सेकंड में कितना अल्फा कण? 10 पे पावर 12 अल्फा कण, 10 पे पावर 12 अल्फा कण। ठीक है, हर एक सेकंड पे उस वस्तु पे जो आपका अल्फा कण गिर रहा है बच्चों, वो कितना गिर रहा है? 10 पे पावर 12। तो हमने क्या माना कि t समय पे 2 माइक्रोकूलम हो जा रहा है, तो t सेकंड में, ध्यान दीजिएगा, t सेकंड पे कितना अल्फा कण गिरेंगे? अगर आप ही सोचिए, ये मार्कर एक सेकंड पे आपके ऊपर 4 मार्कर गिर रहा है, हर एक सेकंड पे ये मार्कर आपके ऊपर 4 गिर रहा है, तो 5 सेकंड में कितने 5 सेकंड में कितने मार्कर गिरेंगे आप पे? 20। एक सेकंड में अगर 4 गिर रहा है तो 5 सेकंड में कितने गिरेंगे? 20। 10 सेकंड में अगर पूछा जाए बच्चों, तो एक सेकंड पे 4 गिर रहा है, तो 10 सेकंड में कितने गिरेंगे? सोचिए, 10 सेकंड में गिरेंगे आपके 40, तो टी सेकंड पे कितने गिरेंगे? टी से मल्टीप्लाई। एक सेकंड पे 10 पे पावर 12 अल्फा कण है बच्चों, तो टी सेकंड पे क्या हो जाएगा? 10 पे पावर 12 अल्फा कण इंटू इंटू टी, इंटू टी। ठीक है, अब टी सेकंड पर आवेश, टी सेकंड पर आवेश, ध्यान दीजिएगा, एक सेकंड पे इतना अल्फा कण गिर रहे हैं, तो टी सेकंड पे अगर हम लोग आवेश की बात करें, एक सेकंड पे आपका 10 पे पावर 12 अल्फा कण, और एक अल्फा कण, ध्यान दीजिएगा, एक अल्फा कण कितना आवेश अपने ऊपर रखा है? 3.2 इंटू 10 पे पावर -19। ठीक है, एक अल्फा कण, एक अल्फा कण कितना आवेश रखा है? 3.2 इंटू 10 पे पावर -19 कूलम। तो 10 पे पावर 12 अल्फा कण है, तो उससे मल्टीप्लाई। कितने समय के लिए गिर रहा है? टी समय के लिए। कितने समय के लिए गिर रहा है? टी समय के लिए। तो हमारे अकॉर्डिंग टी सेकंड पर, टी सेकंड बाद अल्फा कण पे कितना आवेश होना चाहिए? इतना। ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग टी सेकंड पे इतना आवेश होना चाहिए, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल रहा है कि टी समय पे इस गोले पे कितना आवेश हो जाता है? 2 माइक्रोकूलम। तो प्रश्न अनुसार हमारे अकॉर्डिंग कितना आवेश है बच्चों? 10 पे पावर 12 इंटू 3.2 इंटू 10 पे पावर -19 इंटू टी, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 माइक्रोकूलम। ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग टी समय में इतना आवेश, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टी समय पे 2 माइक्रोकूलम। तो चेक कीजिएगा बच्चों, बेस सेम है, पावर ऐड होगा, कितना आएगा बच्चों? 10 पे पावर -7 इंटू टी, 2 माइक्रो बराबर कितना होता है बच्चों? 10 पे पावर -6। ठीक है, कूलम छोड़ देते हैं अभी, चेक कीजिएगा, T इज इक्वल टू 2 इंटू 10 पे पावर -6, ये इंटू में बच्चों इधर आएगा तो डिवाइड में, 3.2 इंटू 10 पे पावर क्या हो जाएगा? -7। अब T इज इक्वल टू, यहाँ पॉइंट रहेगा, ऊपर क्या हटेगा? 0। 20 इंटू 10 पे पावर 6, -7 है बच्चों, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +7, अपॉन में क्या हो जाएगा? 32। अब काटिए, 4 के टेबल में बच्चों 5 बार में, 4 के टेबल में 8 बार में, 5 अपॉन में 8 इंटू बेस से में बच्चों पावर ऐड होगा, +7 है -6 जाएगा, क्या बचेगा? 1। अब 1 लिखिए अथवा ना लिखिए चलता है, 2 के टेबल में काटिए 4 बार में, 2 के टेबल में काटिए 5 बार में, तो T इज इक्वल टू हो जाएगा 25 अपॉन में 4। अब इसको डिवाइड लगाइएगा बच्चों, तो आएगा 6.25 सेकेंड। तो इतने सेकंड में उस वस्तु पे कितना आवेश आ जाएगा बच्चों? 2 माइक्रोकूलम। इतने सेकंड पे उस वस्तु पे कितना आवेश आ जाएगा बच्चों? 2 माइक्रोकूलम। यहां तक क्लियर है? आए ये क्वेश्चन समझ में? ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों, जो आपको सोचने पे ये बताए कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। फटाफट इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, हम चेक कर लेते हैं फ्रेंड।
ठीक है बच्चों, हो गया, हो गया। तो न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। इसके बाद का टॉपिक इरेज करें। चलिए, अब जो हम लोग पढ़ने वाले बच्चों, ये विद्युत आवेश में, अगर पूरा चैप्टर जो हमारा है वो है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, लेकिन आवेश वाले सेक्टर में अगर देखा जाए तो ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक हमारा क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझिएगा। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। हमारा जो टॉपिक है अगला वो है कूलाम का नियम। चलिए कॉपी में हेडिंग लगाइए, कूलाम का नियम। बहुत ही अच्छे तरीके से इसको समझेंगे। किसको समझेंगे, कूलाम के नियम को। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है बच्चों कि कूलाम के नियम में हम लोग निकालते क्या है। कूलाम के नियम से हम लोग निकालते हैं बच्चों कूलाम बल। कूलाम के नियम से हम लोग क्या निकालते हैं, कूलाम बल, या इसको बोला जाता है स्थिर वैद्युत बल। ठीक है, कूलाम के नियम हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, कूलाम के नियम को पढ़ रहे इसलिए कि कूलाम के नियम से हम लोग क्या निकालने वाले हैं, कूलाम बल, या इसको क्या बोलते हैं बच्चों, स्थिर वैद्युत बल। ठीक है, अच्छा, अब कूलाम का नियम कहता क्या है कि यदि हमारे पास दो बिंदु आवेश हो, कैसे आवेश, बिंदु आवेश, कैसे आवेश, बिंदु आवेश। अगर हमारे पास दो बिंदु आवेश हो जिसका परिमाण Q1 एवं Q2 हो, Q1 एवं Q2 हो, और इनके बीच की दूरी क्या हो, R, इनके बीच की दूरी क्या हो, R, तो इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल F, और ये F कैसा बल है, ये F है आपका कूलाम बल। इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल समानुपाती होता है इन दोनों के आवेश के गुणनफल के। दो आवेशों के बीच लगने वाला कूलाम बल इन दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होता है बच्चों, समानुपाती होता है। ठीक है, और इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल F, इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल F व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/r² के, मतलब इनके बीच के दूरी के वर्ग के। इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट और इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड। अब कहीं ना कहीं इस नियम को आप रिलेट कर रहे होंगे, कहां से रिलेट कर रहे होंगे वो बताते हैं। ये क्लास 11th में हमने गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर में गुरुत्वाकर्षण के नियम से दो पिंडों के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को ज्ञात किया था बच्चों। जहां हमने पढ़ा था कि दो पिंड जिसका द्रव्यमान m1 और m2 है और उनके बीच की दूरी क्या है, r है, तो इन दोनों पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल F समानुपाती होता है इन पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के, इन पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के, और व्युत्क्रमानुपाती होता है इनके बीच के दूरी के वर्ग के। और व्युत्क्रमानुपाती किसके बीच होता है, इनके बीच के दूरी के वर्ग के। और इनको जब कंबाइन किए थे बच्चों तो फॉर्मूला आया था F समानुपाती m1 इंटू m2 और व्युत्क्रमानुपाती r² के। और इस समानुपाती के साइन को हटाए थे बच्चों तो एक नियतांक क्या माने थे, G m1 m2 अपॉन में r²। ये फॉर्मूला हम लोग निकाले थे गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर में। गुरुत्वाकर्षण के नियम से हमने किसको ज्ञात किया था, गुरुत्वाकर्षण बल को। बट हमारा टारगेट आज क्या है, कूलाम का नियम पढ़ना, और कूलाम के नियम से कौन से बल को ज्ञात करना, कूलाम बल को। तो कूलाम बल किन के बीच लगता है बच्चों,
कूलाम बल लगता है दो बिंदु आवेशों के बीच। कूलाम बल किसके बीच लगता है? दो बिंदु आवेशों के बीच। ठीक है, ये बल कैसा हो सकता है बच्चों? आकर्षण या प्रतिकर्षण। ये बल कैसा होता है? आकर्षण या प्रतिकर्षण। और इन बलों के बीच लगने, इन आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है वो समानुपाती होता है इन दोनों आवेशों के गुणनफल के, और व्युत्क्रमानुपाती होता है इनके बीच के दूरी के वर्ग के। व्युत्क्रमानुपाती होता है इनके बीच के दूरी के वर्ग के। अब बच्चों यहां ध्यान देंगे, समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से, अगर समीकरण 1 एवं 2 को आप ध्यान से देखिएगा बच्चों, तो आपको देखने को मिलेगा F समानुपाती है Q1 इंटू Q2 के, और व्युत्क्रमानुपाती है इनके बीच के दूरी के वर्ग के। अब एक चीज हमेशा याद रखना है बच्चों, फिजिक्स में जहां कहीं भी समानुपाती आता है उसको हटाने के लिए हमेशा एक नियतांक लिया जाता है। उसको हटाने के लिए हमेशा क्या लिया जाता है? एक नियतांक। तो यहां भी समानुपाती के साइन को हटाने के लिए एक नियतांक क्या लिया जाता है? K। तो F इज इक्वल टू हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। तो यहां से आपके कूलाम बल का फॉर्मूला आ गया बच्चों कि F इज इक्वल टू होता है K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, जहां जहां K एक नियतांक है, K एक नियतांक है जिसे जिसे स्थिर वैद्युत नियतांक, स्थिर वैद्युत नियतांक या कूलाम नियतांक कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं बच्चों? स्थिर वैद्युत नियतांक या कूलाम नियतांक। अब ये जो नियतांक है ये दो चीज पे डिपेंड करता है। यहां पे जो बच्चों कूलाम नियतांक है, ध्यान दीजिएगा, ये जो कूलाम नियतांक है K, ये दो चीज पर निर्भर करती है। एक तो निर्भर करती है बच्चों मात्रक पद्धति पर, एक निर्भर क्या करती है? मात्रक पद्धति पर। ठीक है, और दूसरा ये निर्भर करती है माध्यम पर। दूसरा ये क्या पे निर्भर करती है बच्चों? माध्यम पे। तो जो कूलाम नियतांक है वो दो चीज पे निर्भर करती है बच्चों, एक निर्भर करती है माध्यम पे और दूसरा निर्भर करती है मात्रक पद्धति पे। तो एक एक करके हम लोग दोनों को डिस्कशन करेंगे। तो पहले हम लोग बात करते हैं मात्रक पद्धति पर। मात्रक पद्धति पर कैसे निर्भर करती है? देखिए बच्चों, हमने मात्रक पद्धति अलग अलग पढ़ के आए हैं। हमने एसआई मात्रक पढ़ा है, हमने सीजीएस मात्रक पढ़ा है, हमने एमकेएस मात्रक पढ़ा है। लेकिन इन जनरल हम लोग फिजिक्स में दो टाइप के मात्रक को देखते हैं। एक तो आपका बच्चों एसआई मात्रक और दूसरा हम लोग क्या देखते हैं? सीजीएस मात्रक। एक क्या देखते हैं? एसआई मात्रक और दूसरा क्या देखते हैं बच्चों? सीजीएस मात्रक। अब यहां ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगर हम लोग एसआई मात्रक की बात करें तो पहले हम लोग एसआई मात्रक में चेक करेंगे। एसआई मात्रक में K की वैल्यू क्या हो गई? चलिए, एसआई मात्रक में K की वैल्यू क्या होगी? हमने क्या पढ़ा है? F इज इक्वल टू क्या होता है? K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। F इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। और एसआई मात्रक में अगर K की वैल्यू बोला जाए बच्चों तो K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन नॉट। इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों एप्सिलॉन नॉट। एक मिनट,
इसको क्या बोला जाता है? एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट है क्या बच्चों? एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की विद्युतशीलता। क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता। एक न्यू टर्म या एक न्यू वर्ड आपके सामने आ रहा है, विद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट क्या है बच्चों? निर्वात की विद्युतशीलता। ये है क्या? विद्युतशीलता बच्चों, विद्युतशीलता एक गुण है जो दो आवेशों के बीच लगने वाले कूलाम बल का विरोध करती है। क्या क्या बोल रहे? वापस से समझिए। विद्युतशीलता है क्या? विद्युतशीलता है दो आवेशों के बीच लगने वाले कूलाम बल का जो विरोध करती है, उस गुण को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युतशीलता। आप इसको ऐसे समझिए कि अगर हमें सामने वाले कोई इंसान खड़ा है सामने वाला, उसे हमें एक चमाटा लगाना है और मेरी कैपेसिटी है कि हम सामने वाले को 5 न्यूटन के बल से, कितने न्यूटन से? 5 न्यूटन के बल से एक चमाटा लगा सकते हैं। लेकिन जब हम उसे मारने के लिए अपने हाथ को घुमाते हैं तो हवा एक ऐसा माध्यम है जो मेरे द्वारा लगाए गए बल का क्या करेगा? विरोध, और सामने वाले के गाल पे जाके लगेगा 4 न्यूटन। मेरी इच्छा कितनी थी कि हम 5 न्यूटन से उसके गाल पे लगाए तमाचा, लेकिन हवा की जो मॉलिक्यूल्स थे, हवा की जो कण है, ये कण मेरे हाथ के मूवमेंट का क्या करेगी? विरोध, जिसके कारण सामने वाले के गाल पे जो लगेगा वो कितने का लगेगा? 4 न्यूटन का। यही चीज, इसी चीज को अगर हम अपने हाथ को पानी में जाके घुमाते तो पानी के कण क्या करते हैं? मेरे हाथ के मूवमेंट को और विरोध करते, और तब इस पे बल कितने का लगता है बच्चों? 3 न्यूटन का। तब इस पे बल कितने का लगता है? उसके गाल पे 3 न्यूटन का। ठीक उसी प्रकार दो आवेशों के बीच लगने वाले बल का जो विरोध करता है, वो गुण आपका क्या कहलाता है? विद्युतशीलता। वो गुण क्या कहलाता है? विद्युतशीलता। तो ऐसा ही मात्रक में k की वैल्यू क्या होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट क्या है बच्चों? निर्वात की विद्युतशीलता। इसका एक मान भी होता है बच्चों, इसको याद करना है आप लोग को। एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 इंटू 10 पे पावर माइनस 12। कितना होता है बच्चों? 8.85 इंटू 10 पे पावर माइनस 12। अब k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? याद कीजिए, 8.85 इंटू 10 पे पावर माइनस 12। जब इन सबको आप कैलकुलेट कीजिएगा बच्चों, तो जो k की वैल्यू आएगी वो आएगी 9 इंटू 10 पे पावर 9। k की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9 इंटू 10 पे पावर 9। तो ऐसा ही मात्रक में बच्चों, ऐसा ही मात्रक में k की वैल्यू क्या होती है? 9 इंटू 10 पे पावर 9। अब ध्यान दीजिएगा, हमने F बराबर क्या पढ़ा? K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है, यहां से अगर K को निकाले तो K बराबर हो जाएगा, K बराबर हो जाएगा, ये डिवाइड में इधर जाएगा बच्चों, मल्टीप्लाई में F R स्क्वायर, ये इंटू में बच्चों इधर आएगा डिवाइड में Q1 इंटू Q2। ठीक है, अब K के मात्रक की बात करते हैं। K का मात्रक, K का मात्रक क्या होगा बच्चों? ध्यान दीजिएगा, F क्या है? बल। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है बच्चों? न्यूटन। R क्या है? दो आवेशों के बीच की दूरी। R क्या है? दो आवेशों के बीच की दूरी। ये क्या हो जाएगा? दूरी का मात्रक मीटर। R स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। अपॉन में क्या है? Q1 इंटू Q2। Q1 और Q2 है क्या बच्चों? आवेश, और आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? कुलम। तो कुलम इंटू कुलम क्या हो जाएगा? कुलम स्क्वायर। तो K का जो मात्रक हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा, K का जो मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये +2 है, ऊपर जाएगा तो -2। तो K का मात्रक हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर कुलम इनवर्स 2
तो इस तरह से हम k की वैल्यू लिख सकते हैं बच्चों। ऐसा ही मात्रक में k की वैल्यू जो होगी वो होगी 9 इंटू 10 पे पावर 9, 9 इंटू 10 पे पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स में 2। ये किसकी वैल्यू हो गई बच्चों? k की। ये वैल्यू याद होना चाहिए, इससे क्वेश्चन बनता है या न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो इस चीज का ध्यान रखना है कि ऐसा ही मात्रक में k की जो वैल्यू होती है वो होती है 9 इंटू 10 पे पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स 2। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अब आगे बात करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। आगे बात करते हैं बच्चों। अगर हम लोग बात करेंगे एप्सिलॉन नॉट की तो ध्यान दीजिएगा, हमने k बराबर क्या पढ़ा बच्चों? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर यहां से एप्सिलॉन नॉट को निकालना चाहे बच्चों तो एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगा? 1/4 पाई अपॉन में क्या हो जाएगा? k। अब अगर एप्सिलॉन नॉट का मात्रक लिखना चाहे, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, तो इसका मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक होगा 1 अपॉन में 4। 4 तो नंबर है बच्चों, नंबर का कोई मात्रक नहीं होता है। पाई भी क्या है बच्चों? नंबर है, पाई का भी कोई मात्रक नहीं होता है, पाई का भी कोई मात्रक नहीं होता है। और k क्या है बच्चों? k है आपका कूलाम नियतांक। k आपका क्या है? कूलाम नियतांक। इसका मात्रक होता है, इसका मात्रक कितना होता है बच्चों? न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम इनवर्स 2। कितना होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम इनवर्स 2। अब बच्चों अगर ये ऊपर जाएगा, ध्यान दीजिए, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा न्यूटन इनवर्स, ये हो जाएगा न्यूटन इनवर्स, ये क्या हो जाएगा? मीटर इनवर्स 2, और ये क्या हो जाएगा? कूलाम स्क्वायर। इस तरह से हमने किसका मात्रक निकाल दिया? आपका एप्सिलॉन का भी। कितना? न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स 2 कूलम स्क्वायर। इस तरह से एप्सिलॉन नॉट का भी मात्रक आ गया। यहां तक क्लियर है? यहां तक नोट कीजिए फटाफट, यहां तक सारे बच्चे नोट कीजिए। चलिए यहां तक नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। इस वाले पार्ट को इरेज करें बच्चों, ध्यान दीजिएगा, इस वाले पार्ट को इरेज कर रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, अब इनके हम लोग बीमा की बात करते हैं। किसकी बीमा? k की बीमा। चलिए बीमा लिखने सीखे होंगे 11th में, उसकी बात करते हैं। k की बीमा क्या होगी? चेक कीजिएगा, k क्या जो हमने आपका मात्रक निकाला है, यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पे हमने क्या निकाला है? k इज इक्वल टू होता है f आर स्क्वायर अपॉन में Q1 इंटू Q2। इसी के हेल्प से बीमा लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, F क्या है बच्चों? बल, और बल की बीमा होती है M L T इनवर्स 2। ठीक है। आर स्क्वायर, आर क्या है बच्चों? दूरी, दूरी की बीमा क्या होती है? L, दूरी की बीमा क्या होती है बच्चों? L। तो क्या हो जाएगा? L स्क्वायर अपॉन में Q1 और Q2 क्या है बच्चों? आवेश, यहां पे है ना, कूलाम स्क्वायर। कूलाम क्या है? आवेश का मात्रक। और आवेश की बीमा बच्चों पहले क्लास में बताए थे कि आवेश की बीमा होती है AT। आवेश की बीमा क्या होती है? AT। कूलाम स्क्वायर है बच्चों, तो A स्क्वायर T स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, M L T इनवर्स 2 L स्क्वायर, ये प्लस में बच्चों, ऊपर जाएगा तो क्या में बनेगा? माइनस में। तो ये क्या हो जाएगा? A इनवर्स 2 T इनवर्स 2, A इनवर्स 2 और T इनवर्स 2। अब यहां पे कुछ नहीं तो पावर 1, यहां भी कुछ नहीं, पावर 1। अब ध्यान दीजिएगा, बेस से में पावर जुटेगा, M और कहीं नहीं है तो M पे पावर 1, बेस से में बच्चों पावर जुटेगा, क्या हो जाएगा? 1 और इधर 2, L पे पावर 3। बेस से में पावर जुटेगा, कितना हो जाएगा? T पे पावर -4। यहां क्या हो जाएगा बच्चों? A इनवर्स में 2। तो ये किसकी बीमा आ गई बच्चों? k की बीमा।
ये किसकी बीमा आ गई, के की। इसी तरह अगर आपसे एप्सिलॉन नॉट की बीमा पूछ ले, एप्सिलॉन नॉट की बीमा पूछ ले, तो एप्सिलॉन नॉट की बीमा क्या होगी, इसकी बात करते हैं। एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या है, 1 में के नीचे आ रहा है, ये है। तो जो आपका के का बीमा है बच्चों, उसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, आपका एप्सिलॉन नॉट की बीमा। करना क्या है, के में जो पॉजिटिव है एप्सिलॉन नॉट में वो हो जाएगा नेगेटिव, के की बीमा में जो नेगेटिव है वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। चेक कीजिए, यहाँ m पे पावर 1 है तो यहाँ क्या हो जाएगा m इनवर्स, यहाँ l पे पावर 3 है तो हो जाएगा l इनवर्स 3, यहाँ t पे पावर -4 है तो यहाँ हो जाएगा t पे पावर 4, यहाँ a इनवर्स 2 है तो यहाँ पे हो जाएगा a पे पावर 2। इस तरह से हमने क्या किया, एप्सिलॉन नॉट की बीमा लिख दी। तो ये था बच्चों पहला एसआई मात्रक पे निर्भरता, जिससे हमने इतना कुछ निकाला। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग देखेंगे सीजीएस मात्रक में। चलिए फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिए स्क्रीनशॉट, ले लिए, इरेज करें। ठीक है, क्या याद रखना है, एसआई मात्रक में के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट है क्या बच्चों, निर्वात की विद्युतशीलता। विद्युतशीलता क्या है, दो आवेशों के बीच लगने वाले कूलाम बल का जो विरोध करती है उस गुण को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, विद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, ये निश्चित है। निर्वात की विद्युतशीलता का मान कितना होता है, 8.85 इंटू 10 पे पावर -12। और जब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1/4 पाई की वैल्यू 3.14, k की एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 पे पावर -12। इन सबको जब कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, 9 इंटू 10 पे पावर 9। तो ऐसा ही मात्रक में k की वैल्यू 9 इंटू 10 पे पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम इनवर्स 2। अब अगर k का मात्रक लिखे बच्चों तो F बराबर k Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। तो यहां से हमने k को निकाल लिया, k बराबर क्या आ गया, F R स्क्वायर Q1 इंटू Q2। अब इसका अगर मात्रक लिख रहे तो F क्या है, बल, बल का मात्रक न्यूटन, R क्या है, दूरी, दूरी का मात्रक मीटर स्क्वायर, Q1 Q2 क्या है, आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम, तो कूलाम इंटू कूलाम, कूलाम स्क्वायर। ये आ गया किसका मात्रक, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम इनवर्स 2। ये किसका मात्रक आ गया, k का। k बराबर क्या पढ़े बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट अगर यहां से निकाला जाए तो 1/4 पाई k। अगर एप्सिलॉन नॉट का मात्रक लिखा जाए बच्चों तो 4 तो नंबर है, नंबर का मात्रक नहीं होता, पाई नंबर है, नंबर का मात्रक नहीं होता। किसका मात्रक होगा, k का। k का मात्रक क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स 2। ये प्लस में ऊपर जाएगा तो न्यूटन इनवर्स, मीटर स्क्वायर नीचे प्लस में ऊपर जाएगा मीटर इनवर्स 2, कूलम इनवर्स 2 है तो ऊपर जाएगा तो कूलम स्क्वायर। इस तरह से एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकाल लिए। यहां से k की बीमा और एप्सिलॉन नॉट की बीमा निकाल ली है। k की बीमा आ गया m, l पे पावर 3, t इनवर्स 4, a इनवर्स 2। और एप्सिलॉन नॉट की बीमा आ गया m इनवर्स, l इनवर्स 3, t पे पावर 4, a इनवर्स सॉरी a पे पावर 2। ठीक है, अब यहां पे इरेज कर रहे हैं। चलिए ये तो ऐसा ही मात्रक में हो गया बच्चों। अब हम लोग किस पे निर्भरता देखेंगे, सीजीएस मात्रक में। सीजीएस मात्रक में k की वैल्यू क्या होगी उसकी बात करेंगे। तो हमने अभी क्या पढ़ा बच्चों, हमने पढ़ा कि k इज इक्वल टू कितना होता है, 9 इंटू 10 पे पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, अब एसआई से सीजीएस में कन्वर्ट करने के लिए हमें दो तीन चीजों का ध्यान में रखना होगा। एसआई मात्रक से अगर सीजीएस मात्रक में हम लोग जा रहे हैं तो हमें दो तीन चीजों का ध्यान में रखना होगा। पहला कि 1 न्यूटन एसआई में मात्रक न्यूटन होता है, सीजीएस में इसकी वैल्यू होती है 1 न्यूटन बराबर 10 पे पावर 5 टाइम। 1 न्यूटन बराबर क्या होता है बच्चों, 10 पे पावर 5 टाइम। 1 मीटर इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। और 1 कूलम इज इक्वल टू होता है
3 × 10⁻⁹ स्टेट कूलम। याद कीजिए, आपको पहले ही क्लास में लिखा है कि आपका आवेश का एसआई मात्रक कूलम और सीजीएस मात्रक क्या होता है? स्टेट कूलम। कितना होता है बच्चों? 3 × 10⁻⁹। अब यहां पे आइए, K = 9 × 10⁻⁹ न्यूटन। न्यूटन बराबर क्या हो जाएगा? सीजीएस में 10⁵ टाइम मीटर। 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। यहां मीटर स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? 100 × 100 अपॉन में सी स्क्वायर। सीजीएस में कूलम, सॉरी एसआई में कूलम, सीजीएस में 3 × 10⁻⁹ स्टेट कूलम। तो कूलम के जगह क्या देंगे? 3 × 10⁻⁹। कूलम स्क्वायर है तो 2 बार देंगे 3 × 10⁻⁹। ठीक है बच्चों? ठीक है। अब यहां ध्यान दीजिए, 3 से ये 3 बार में, 3 के टेबल में 3 ये खत्म, 10⁻⁹ से 10⁻⁹ खत्म। बेस सेम है बच्चों, यहाँ पे 4 0, यहाँ पे 5 0, तो 10⁻⁹, यहाँ नीचे भी क्या बचा? 10⁻⁹ खत्म। कितना आया? 1। तो k की वैल्यू क्या हो गई? 1। तो याद रखना है बच्चों, सीजीएस मात्रक में k की वैल्यू क्या होती है? 1। सीजीएस मात्रक में k की वैल्यू क्या होती है? 1। याद रहेगा। एसआई मात्रक में 9 × 10⁻⁹ और सीजीएस मात्रक में क्या होती है बच्चों? k की वैल्यू 1। तो एक चीज को तो डील कर लिए। अब अगले क्लास में हम लोग माध्यम पे निर्भरता के बारे में बात करेंगे कि आपका कूलाम नियतांक जो है माध्यम पे कैसे निर्भर करता है, उसकी बात करेंगे। यहीं तक आज रहने देते हैं बच्चों। आई होप कि आपको आज के क्लास में बहुत ज्यादा मजा आया होगा, जहां हमने पढ़ा कूलाम के नियम को। अब अगर आप चाहते हैं कि इन पूरे क्लास के लेक्चर को एक हैंड रिटन नोट्स के रूप में मिल जाए, तो आपको कुछ नहीं करना है बच्चों। ये दिए गए नंबर पे आपको क्या करना है? मैसेज करना है, जहां आपको मेरे द्वारा हैंड रिटेन नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। हैंड रिटेन नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। साथ ही साथ आपको क्लास 12 के जो बच्चे 2024 से 25 में हैं, उसको डीपीपी, टीआरक्यू, फॉर्मूला बुक, ये सब कुछ बच्चों क्या मिलेगा? फ्री। ये सब कुछ क्या मिलेगा? फ्री। सिर्फ आपको क्या करना है बच्चों? इस नंबर पे आपको क्या करना है? मैसेज करना है, और हम आपको क्या करेंगे? ग्रुप में जोड़ देंगे, जिसमें हम लोग बच्चों 2024 से 25 के सेशन का हर एक क्लास का लेक्चर, वीडियो लेक्चर लेके आ रहे हैं, जिसमें इन डिटेल हम सारे टॉपिक को कवर करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, डीपीपी देंगे, टीआरक्यू देंगे, टेस्ट लेंगे, सब कुछ करेंगे, वो भी मुफ्त। तो अगर आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आ रही है बच्चों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो हिंदी मीडियम से है, बोर्ड लेवल का एग्जाम देने वाले हैं 2024 से 25 में। रहने देते हैं बच्चों।